हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 के तहत पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी के तहत बहुत सारे टॉपिक को किए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। वैसे कल 14 नवंबर को रिजल्ट आ सकता है या फिर पेपर के को माने तो 2 से 3 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि कल ही रिजल्ट आ रहा है और आप तैयारी को निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पिकअप में ला देना पड़ेगा। और कटअप 100 के आसपास यदि आपका है तो आप पक्का है कि आप लगे रहिए, आपका रिजल्ट होगा ही। चलिए देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय स्वशासन प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और लॉर्ड रिटन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। आप ये बैकग्राउंड में जरूर डालिएगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिएगा। आजादी के पश्चात भारत में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की स्थापना पर बल दिया गया, जिसमें सर्वाधिक योगदान महात्मा गांधी की थी। फलतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का उल्लेख किया। इसी प्रक्रिया में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिकाधिक जोड़ना था। किंतु जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने अपने सिफारिश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया था। इसमें देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जनवरी 1958 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। हालांकि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से इसकी विधिवत शुरुआत की और पूरे राजस्थान में लागू किया गया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पंचायती राज अधिनियम पारित हुए थे। कालांतर में पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने शासन के त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पुनः 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर GV के राव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 4 स्तरीय ढांचे का प्रस्ताव दिया, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। किंतु इस समिति ने जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व देने की बात कही। आगे चलकर भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुत्थान एवं सिफारिश देने के उद्देश्य से जून 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इसी क्रम में 1987 में गठित PK थुंगन ने भी स्थानीय स्वशासन को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। फलतः 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों में सुधार एवं सशक्तिकरण के लिए सिंघवी एवं थुंगन समिति को आधार लेते हुए संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा द्वारा मंजूरी न मिलने के वजह से, देखिए उसमें राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। कालांतर में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं, पिछली बार PT में भी पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन के समय ये प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिएगा PV नरसिम्हा राव ने 73वें संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 1992 में लाया गया। लोकसभा में राज्यसभा द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। ये 73वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण है। इसे PT में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किसके द्वारा यह
संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया तो राजीव गांधी, लेकिन ये पास किसके समय में हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में पास हुआ था। ये से पीटी में भी प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पूछा भी गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी। इसको पॉइंट वाइज ही आप परीक्षा में लिखिएगा, बहुत बेहतर नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए नया अध्याय 9 तथा अनुच्छेद 243 के तहत 243 का से मूर्धन्य 9 तक जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक अलग से 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। आप ये आर्टिकल जरूर लिखिएगा, कहां से कहां 243 का से लेकर मूर्धन्य 9 तक जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक अलग से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी आप पॉइंट वाइज जरूर लिखिएगा। ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली का आधार मानते हुए इसकी शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार और राज्य विधानमंडल को दिया गया, ये भी आप पॉइंट वाइज जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, इसमें 3 स्तरीय प्रतिनिधि शासन की बात की गई, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती पंचायत या पंचायत समिति को लागू न करने अर्थात द्विसदनीय संरचना की बात की गई। उसके बाद देखिएगा सभी स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार या मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। ये किसका 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं हैं, आप पॉइंट वाइज देख रहे हैं इसको। ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या प्रखंड एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। यानी कि देखिएगा प्रखंड एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष, कहने का मतलब है कि जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, और जिला अध्यक्ष का जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा उसका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष ढंग से होगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। सभी स्तरों पर एससी एवं एसटी सदस्यों के लिए उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी लिखिएगा कि एससी एसटी एवं अन्य एससी एसटी सदस्यों के लिए उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सभी स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटित होने की दशा में 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य होगा, ये भी आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद पंचायतों की देखिएगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये इस बार पीटी में भी पूछा गया था। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र अथवा इन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों के राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के अंतर्गत दिया गया है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को देकर 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं पर आप बेहतर ढंग से चर्चा कर सकते हैं। तो आप इसको कंक्लूड करके भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो है शासन का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से जो है ये पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही कारगर साबित हुई है, और जो भी व्यवस्थाएं लागू होती है ये ऊपर से नीचे तक आराम से सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। तो अतः यह पंचायती राज व्यवस्था शासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कंक्लूजन में आप अपने से जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। तो ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था। अगर आपको हमारा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।